हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का सेकंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो का सेकंड पार्ट देखेंगे। इसमें हम टेबल 2.2 से पढ़ेंगे। इसके पहले का मैंने आपका सारा कवर करवा दिया हुआ है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, आप वो ज़रूर से देख लीजिएगा। इस टेबल में क्या है, डिजीज़ दी गई है, किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है, किस तरह से फैलती है और क्या मेजर फॉलो करना चाहिए वो। ठीक है। नंबर 1 इज ट्यूबरक्यूलोसिस। ट्यूबरक्यूलोसिस को कॉमनली टीबी भी कहते हैं। इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया। बैक्टीरियल डिजीज़ है ये। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका एयर है, हवा से ये फैलती है। मीजल्स एक वायरल डिजीज़ है, ये भी हवा से फैलती है। चिकन पॉक्स वायरल डिजीज़ है, एयर और कॉन्टैक्ट से फैलती है। यानी अगर किसी पर्सन को चिकन पॉक्स है और अगर आप उसके साथ रहेंगे तो आपको भी हो सकता है, क्योंकि ये फिजिकल कॉन्टैक्ट से भी फैलती है। पोलियो एक वायरल डिजीज़ है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर और वाटर है। इसका प्रिवेंटिव मेजर दिया गया है, कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन। यानी पेशेंट को बिल्कुल आइसोलेट करके रखना है, अलग करके रखना है। ठीक है, उसका रूम अलग होना चाहिए, बाकी लोगों से उसको दूर रहना है। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स। उसकी जो भी पर्सनल यूज़ की चीज़ें हैं, लाइक उसका जो ग्लास हो गया, उसकी जो टोवल हो गई, उसका जो पिलो हो गया, और बाकी की उसकी जो पर्सनल यूज़ की चीज़ें हैं वो दूसरों से अलग रखनी है। ओके। वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सूटेबल एज, और सूटेबल एज पर उसको वैक्सीन भी देनी है। कॉलरा। कॉलरा एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। ये कंटेमिनेटेड वाटर और कंटेमिनेटेड फूड यानी दूषित पानी और दूषित खाने से फैलती है। टाइफाइड भी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है कंटेमिनेटेड वाटर, दूषित पानी, खराब पानी से ये फैलती है। मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स। आपको पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना है और अच्छी अच्छी गुड सैनिटरी हैबिट्स को फॉलो करना है। साफ़ सफाई रखनी है और सैनिटरी हैबिट्स को फॉलो करना है, जैसे कि आपको प्रॉपर बाथ लेना है, क्लीन एंड ड्राई क्लोथ्स पहनने हैं, आयरन वाले क्लोथ्स पहने हैं, जिससे उसके अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आयरन से मर जाते हैं। तो आपको कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, आपको अच्छे से पका हुआ खाना खाना है और ड्रिंकिंग वाटर आपका बॉइल्ड होना चाहिए। बॉइल्ड वाटर ही आपको ड्रिंक करना है। इससे क्या होता है, उसके अंदर जो भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहे होते हैं, बॉइल्ड होने की वजह से वो मर जाते हैं। और वैक्सीनेशन भी प्रोवाइड करवानी है। हेपेटाइटिस ए एक वायरल डिजीज़ है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका वाटर है। ड्रिंक बॉइल्ड वाटर एंड वैक्सीनेशन भी प्रोवाइड करवानी है। मलेरिया। मलेरिया प्रोटोजोआ से फैलती है। ठीक है, ये प्रोटोजोन से होती है और ये मॉस्किटो इसका कैरियर है। ठीक है, और किस मॉस्किटो के काटने से मलेरिया हो जाता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। यूज़ मॉस्किटो नेट एंड रिपेलेंट्स। आपको मॉस्किटो नेट यूज़ करना चाहिए और रिपेलेंट्स का यूज़ करना है। आजकल मार्केट में बहुत सारे रिपेलेंट्स अवेलेबल हैं, लाइक ओडोमॉस, मॉर्टीन, ऑल आउट। ठीक है, और भी कई सारे रिपेलेंट्स आते हैं, आपको यूज़ करने हैं। स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज बाय नॉट अलाउइंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग्स। इंसेक्टिसाइड्स को आपको स्प्रे करना है, जिससे क्या होता है, इंसेक्ट्स किल हो जाते हैं। एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज, और आपको मॉस्किटो की ब्रीडिंग को कंट्रोल करना है। अब मॉस्किटो कहाँ ब्रीड करते हैं, वाटर में। ठीक है, आपके आसपास जो भी वाटर कूलर हैं, फ्लावर बास हैं, उसमें वाटर को फिल नहीं छोड़ना है, जिससे ब्रीडिंग उसकी रुकेगी। मॉस्किटोज पनप नहीं पाएंगे, उसकी ब्रीडिंग रुकेगी। ठीक है, तो मॉस्किटो जब आपके आसपास नहीं होंगे तो उसमें फीमेल एनोफ्लीस मॉस्किटो भी नहीं होगी, जिससे मलेरिया होने के चांसेस कम हो जाएंगे। नेक्स्ट, some of the common diseases affecting humans, their mode of transmission and few general methods of prevention are shown in table 2.1. ये तो हमने देख लिया। नेक्स्ट, diseases causing microorganism. डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स। अब एनिमल्स में कौन से डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बीमारियां फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉट ओनली कॉज डिजीजेज इन ह्यूमन्स एंड प्लांट्स बट ऑल्सो इन अदर एनिमल्स। कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि न केवल इंसानों में बीमारी को फैलाते हैं और प्लांट्स में फैलाते हैं, बल्कि दूसरे जानवरों में भी बीमारियों को फैलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एंथ्रैक्स इज़ अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज़ कॉज्ड बाय ए बैक्टीरियम। एंथ्रैक्स एक बहुत ज़्यादा डेंजरस ह्यूमन और कैटल डिजीज़ है जो कि बैक्टीरियम की वजह से होता है। एंथ्रैक्स बैक्टीरियम की वजह से होता है। इस
फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय ए वायरस। फुट और माउथ डिजीज ऑफ कैटल है वो वायरस की वजह से होता है और एंथ्रेक्स बैक्टीरियम की वजह से होता है। नेक्स्ट, रॉबर्ट कोच इन 1876 डिस्कवर्ड द बैक्टीरियम बैसिलस एंथ्रेसिस विच कॉजेज एंथ्रेक्स डिजीज। ये तो यही दिया गया है। रॉबर्ट कोच ने 1876 में एक बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था जिसका नाम था बैसिलस एंथ्रेसिस, जो कि एंथ्रेक्स डिजीज कर देता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। बैसिलस एंथ्रेसिस disease causing microorganisms in plants. Several microorganisms cause diseases in plants like wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple and others. कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि प्लांट्स में बीमारियां फैलाते हैं, जैसे कि वीट में, राइस में, पोटैटो में, शुगर केन में और भी कई सारे प्लांट्स में बीमारियां फैलाते हैं। द डिजीज इज रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स। अब ये जो बीमारियां हो जाती हैं प्लांट्स में, इससे क्या होता है, उनकी पैदावार कम हो जाती है, उनकी जो यील्ड है, उसका जो प्रोडक्ट आता है क्रॉप का, वो कम हो जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे प्लांट्स तो उसमें ख़राब हो जाते हैं, है ना। सी टेबल 2.2 फॉर सम सच प्लांट डिजीजेस। तो टेबल 2.2 को आपको देखना है, जिसमें कुछ प्लांट डिजीजेस दी गई हैं। दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय द यूज़ ऑफ सर्टेन केमिकल्स विच किल द माइक्रोब्स। केमिकल्स को यूज़ करके इन माइक्रोब्स को मारा जा सकता है, जैसे कि बैक्टीरियासाइड्स का यूज़ किया जाता है जिससे बैक्टीरिया को कंट्रोल करा जाता है, फंगीसाइड्स का यूज़ किया जाता है जिससे फंजाई को कंट्रोल किया जाता है। इसी तरह से कई सारे केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं जिससे हम हार्मफुल माइक्रोब्स को मार सकें और हमारे जो प्लांट्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट कर पाएँ। सम कॉमन प्लांट डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये कुछ डिजीजेस हैं लाइक सिट्रस कैंकर। प्लांट डिजीज सिट्रस कैंकर ये बैक्टीरिया से होता है, और किस बैक्टीरिया से होता है, उसका नाम है ज़ैंथोमोनास एक्सोनोपोडिस बैक्टीरिया। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका एयर है। रस्ट ऑफ व्हीट फंजाई से होती है, बाई फंगस पक्सीनिया ट्रिटिसिना। ठीक है, पक्सीनिया ट्रिटिसिना फंजाई से होता है और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयर और सीड्स। येलो वीन मोज़ैक ऑफ भिंडी ओकरा, ये एक वायरल डिजीज़ है और ये बिगोमो वायरस से होता है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन इंसेक्ट्स है। जो सिट्रस कैंकर डिजीज़ है ये तो आपने देखी ही होगी, कॉमनली लेमन्स में जो नींबू होते हैं आपके, उसके ऊपर जो ब्राउन ब्राउन रेडिश ब्राउन स्पॉट्स आ जाते हैं, एक्चुअली वो सिट्रस कैंकर डिजीज़ ही होती है और ये सिट्रस फ्रूट्स में होती है। ओके, नेक्स्ट इज फूड पॉइजनिंग। भूजो वॉज इन्वाइटेड बाय हिज फ्रेंड टू अ पार्टी। भूजो को उसके फ्रेंड ने एक पार्टी में इनवाइट किया एंड ही एट अ वैरायटी ऑफ फूड स्टफ, और उसने तरीके तरीके के खाने खाए। ऑन रीचिंग होम ही स्टार्टेड वोमिटिंग। घर पहुंचते ही उसने उल्टियाँ करना शुरू कर दिया एंड हैड टू बी टेकन टू अ हॉस्पिटल, और फिर उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। द डॉक्टर सेड दैट दिस कंडीशन कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। डॉक्टर ने कहा कि भूजो की ये जो कंडीशन हो गई है ये फूड पॉइजनिंग की वजह से हो सकती है। पहेली वंडर्स हाउ फूड कैन बिकम अ पॉइजन। पहेली बिल्कुल दंग हो गई, सरप्राइज हो गई कि फूड पॉइजन कैसे बन सकता है। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाई सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फूड पॉइजनिंग जो है ना वो कैसे होती है, मैं आपको इसे सिंपल लैंग्वेज में बता दूँ। फूड पॉइजनिंग स्पॉइल्ड फूड या फिर कंटामिनेटेड फूड को कंज्यूम करने की वजह से होती है। जब खाना काफ़ी टाइम तक खुला रखा रहे, है ना, तो उसमें हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाते हैं और कभी कभी वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस उसमें छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से जब हम उसे कंज्यूम करते हैं तो हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है। और भी फूड पॉइजनिंग के और भी कई तरीके हो सकते हैं, जैसे कंटामिनेटेड फूड कैसे होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होने की वजह से वो कंटामिनेटेड होता है। तो हमने फूड को प्रिजर्व नहीं किया, ठीक है, हम फ्रिज में रखकर उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। फ्रिज में लो टेम्परेचर होता है और लो टेम्परेचर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं कर पाते, है ना, तो हमारा फूड प्रिजर्व हो जाता है। लेकिन हमने उसे फ्रिज में नहीं रखा, बाहर ही ऐसे ही छोड़ दिया, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें ग्रो कर गए। एक और तरीका है जिससे हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, हीटिंग के थ्रू। ठीक है, 4 to 5 आवर्स के बाद अगर हम फूड को हीट कर देते हैं तो हीटिंग की वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाते हैं और हमारा फूड बच जाता है, ख़राब नहीं होता, है ना। तो अगर हम ऐसा नहीं करते हैं और उसे ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक, तो वो स्पॉइल्ड हो सकता है।
और अगर वो स्पॉइल्ड नहीं भी हुआ है, ठीक है, टेम्परेचर कंडीशन की वजह से मान लीजिए वो स्पॉइल्ड नहीं भी हुआ है, लेकिन वो खुला ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो ग्रो करेंगे ही ना, क्योंकि वो एयर में प्रेजेंट होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह प्रेजेंट होते हैं, तो वो हमारे फूड पर भी आएंगे और वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस छोड़ सकते हैं, जिसकी वजह से हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है। इसीलिए ये प्रेफरेबल है कि बाहर का खाना ना खाया जाए, स्ट्रीट फूड आप कंज्यूम ना किया करें, क्योंकि वो हमेशा खुला रखा रहता है, जिसकी वजह से उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाते हैं। ओके। 2.5 Food Preservation. In chapter 1, we have learned about the methods used to preserve and store food grains. Chapter 1 में हमने food grains को preserve और store करने के methods पढ़े थे, है ना। हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम, हम पके हुए खाने को घर पे कैसे बचा कर रख सकते हैं, प्रिजर्व करके रख सकते हैं। यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशंस इज अटैक्ड बाय फंगस, आप जानते हो कि ब्रेड को अगर हम अनयूज्ड मतलब ऐसे ही छोड़ दें मॉइस्ट कंडीशन में, तो फंगस का उस पर अटैक हो जाता है ना, फंगस उस पर अटैक कर देते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल अवर फूड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे खाने को खराब कर देते हैं। स्पॉइल्ड फूड एमिट्स बैड स्मेल एंड हैज़ अ बैड टेस्ट एंड चेंज्ड कलर, जो खराब खाना होता है, स्पॉइल्ड फूड होता है, कंटेमिनेटेड फूड होता है, उसमें बैड स्मेल होती है, एक बैड टेस्ट आ जाता है और उसका कलर भी चेंज हो जाता है, टेक्सचर भी चेंज हो जाता है। इज स्पॉइलिंग ऑफ फूड अ केमिकल रिएक्शन, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो फूड स्पॉइल हो जाता है क्या वो केमिकल रिएक्शन है या नहीं है, ठीक है। पहेली बॉट सम मैंगोज बट शी कुड नॉट ईट दैम फॉर अ फ्यू डेज, पहेली कुछ मैंगोज लेकर आई लेकिन वो उन्हें कुछ दिनों तक खा ना सकी। लेटर शी फाउंड दैट दे वर स्पॉइल्ड एंड रॉटन, बाद में उसने पाया कि वो सारे स्पॉइल्ड हो गए हैं, सड़ गए हैं। But she knows that the mango pickle her grandmother makes does not spoil for a long time. लेकिन वो जानती है कि जो आम का अचार उसकी दादी बनाती है वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक खराब नहीं होता है। She is confused. Let us study the common methods of preserving food in our homes. अब हम हमारे घरों में जो common methods यूज़ करते हैं फूड को प्रिजर्व करने के, वो methods पढ़ेंगे। We have to save it from the attack of microorganisms. Number 1 is chemical method. Salts and edible oils are the common chemicals generally used to check the growth of microorganisms. Salts और edible oil मतलब जो खाने वाले ऑयल होते हैं, वेजिटेबल ऑयल होते हैं, वो सब इसकी कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। ऑयल से और सॉल्ट से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स, इसीलिए इन्हें प्रिजर्वेटिव्स कहा जाता है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ सॉल्ट्स और ऑयल्स ही प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, नहीं, प्रिजर्वेटिव कोई केमिकल भी हो सकता है। जो भी चीज़ हम खाने को बचा कर रखने के लिए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक प्रिजर्व करने के लिए उसमें ऐड करते हैं, या तो वो कोई केमिकल हो सकता है, सॉल्ट भी हो सकता है, ऑयल भी हो सकता है, विनेगर भी हो सकता है, कोई भी चीज़ जब हम उसमें ऐड करते हैं तो वो प्रिजर्वेटिव का काम करती है, ठीक है। वी ऐड सॉल्ट एंड एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू पिकल्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हम सॉल्ट को ऐड करते हैं और एसिड प्रिजर्वेटिव्स को ऐड करते हैं पिकल में, जिससे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से उसे बचा पाएँ, ठीक है। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट कुछ बहुत ज़्यादा कॉमन प्रिजर्वेटिव्स हैं जो कि जैम्स में और स्क्वैशेस में यूज़ होते हैं, जिससे उनकी स्पॉइलेज से उन्हें बचाया जा सके, वो ख़राब ना हो सके। Preservation by common salt. Common salt has been used to preserve meat and fish for ages. Common salt का जो यूज़ है ना, वो मीट और फिशेस को प्रिजर्व करने के लिए काफ़ी लॉन्ग टाइम से यूज़ होता आ रहा है, ठीक है। Meat and fish are covered with dry salt to check the growth of bacteria. मीट को और फिश को कवर किया जाता है ड्राई सॉल्ट से बैक्टीरिया की ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। चेक का मतलब कंट्रोल भी होता है। Salting is also used to preserve आंवला, raw mangoes and tamarind. Tamarind means इमली। सॉल्टिंग से हम आंवला, रॉ मैंगोज और इमली को भी प्रिजर्व करते हैं। प्रिजर्वेशन बाय शुगर, जैम्स, जेलीज एंड स्क्वैशेस आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर।
Sugar reduces the moisture content which inhibits the growth of bacteria which spoil food. जैम्स, जेलीज और स्क्वैशेस को हम शुगर से प्रिजर्व करते हैं. शुगर क्या करती है, उसका जो मॉइस्चर कंटेंट है उसको रिड्यूस कर देती है, यानी कम कर देती है. शुगर को ऐड करते हैं जब हम किसी भी फूड आइटम से, तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं हो पाते. क्यों? क्योंकि उससे मॉइस्चर कंटेंट रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें ग्रो नहीं हो पाते और फूड हमारा ख़राब होने से बच जाता है. प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर. यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट्स स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन एनवायरनमेंट. हम ऑयल्स का और विनेगर यानी सिरके का यूज़ करते हैं अचार में, पिकल्स में, क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो इस तरह के एनवायरनमेंट में ग्रो नहीं कर पाते. ऑयल एंड विनेगर वाले एनवायरनमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब्स ग्रो नहीं कर पाते हैं. वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड. ठीक है, वेजिटेबल्स को, फिश को, फ्रूट्स को, मीट को इस मेथड से जनरली प्रिजर्व किया जाता है. Okay. Heat and cold treatments. You must have observed your mother boiling milk before it is stored or used. आपने अक्सर देखा होगा कि आपकी जो मदर है वो मिल्क को बॉयल करती हैं, है ना, उसको स्टोर करने से पहले या फिर यूज़ करने से पहले. बॉयलिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि बॉयलिंग की वजह से काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं. ठीक है. सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन रेफ्रिजरेटर. इसी तरह से हम अपने फूड को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं. लो टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. लो टेम्परेचर से क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ इनहिबिट होती है, यानी कम होती है. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लो टेम्परेचर में ग्रो नहीं कर पाते हैं. ओके. वाई डज द मिल्क दैट कम्स इन पैकेट्स नॉट स्पॉइल्ड. पैकेट्स पे जो मिल्क होता है वो ख़राब क्यों नहीं होता? माई मदर टोल्ड मी दैट द मिल्क इज़ पेस्चराइज्ड. मेरी मदर ने मुझे बताया था कि जो मिल्क है वो पेस्चराइज्ड होता है. वॉट इज़ पेस्चराइजेशन? पेस्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स. पेस्चराइज्ड मिल्क जो होता है उसे बिना बॉयल किए भी कंज्यूम किया जा सकता है, क्योंकि उसमें हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब्स नहीं होते हैं. द मिल्क इज़ हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकेंड्स. मिल्क को हीट किया जाता है 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकेंड के लिए उसे हीट किया जाता है. एंड देन सडनली चिल्ड, फिर उसे सडनली अचानक से चिल कर दिया जाता है और फिर स्टोर किया जा सकता है. तो पेस्चराइज्ड मिल्क कैसे प्रिपेयर होता है? 70 डिग्री सेल्सियस पर उसे 15 to 30 सेकेंड्स के लिए बॉईल किया जाता है, फिर सडनली उसे चिल किया जाता है और फिर उसे स्टोर किया जा सकता है. इस तरह से मिल्क पेस्चराइज्ड हो जाता है. By doing so, it prevents the growth of microbes. ऐसा करने से माइक्रोब्स की ग्रोथ प्रिवेंट होती है, रुकती है, कम होती है. This process was discovered by Louis Pasteur. ये प्रोसेस जो है लुइस पैस्चर ने डिस्कवर्ड किया था. इट इज़ कॉल्ड पेस्चराइजेशन, और इसी प्रोसेस को पेस्चराइजेशन कहते हैं. ठीक है. और ये जो पेस्चराइजेशन का प्रोसेस है, इसमें मिल्क की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है और जो टेस्ट होता है वो मेंटेन रहता है, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता. ओके. नेक्स्ट, स्टोरेज एंड पैकिंग. These days dry fruits and even vegetables are sold in airtight packets to prevent the attack of microbes. आजकल ड्राई फ्रूट्स और वेजिटेबल भी एयरटाइट पैकेट्स में सील होकर मार्केट में बिक रही हैं. ऐसा क्यों? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ इससे प्रिवेंट होती है, रुकती है, क्योंकि उसमें एयर नहीं होगी, और जब एयर नहीं होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें ग्रो नहीं कर पाएंगे. ठीक है. कोई कंटेमिनेशन नहीं होगी तो वो फूड काफ़ी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक ख़राब नहीं होगा. अब एक क्वेश्चन है, जो लेस के पैकेट्स और अंकल चिप्स के पैकेट्स आप मार्केट से ख़रीदते हैं उस पर एक गैस फिल होती है जो कि प्रिजर्वेटिव की तरह एक्ट करती है. ठीक है, प्रिजर्वेटिव का काम करती है. अब वो कौन सी गैस होती है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा. नाइट्रोजन फिक्सेशन. यू हैव लर्न अबाउट द बैक्टीरियम राइजोबियम इन क्लास 6 and 7th. तुमने बैक्टीरियम राइजोबियम के बारे में क्लास 6 और 7th में पढ़ा होगा. इट इज़ इन्वॉल्व्ड इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेजुमिनस प्लांट्स पल्सेस. ठीक है. अब ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो है ये नाइट्रोजन की फिक्सेशन में इन्वॉल्व रहता है, लेजुमिनस प्लांट के साथ ये रहता है. राइजोबियम बैक्टीरिया लेजुमिनस प्लांट्स के साथ रहता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना के, यह भी मैं आपको आगे बताऊंगी, और ये नाइट्रोजन की फिक्सेशन में इन्वॉल्व होता है. रिकॉल दैट राइजोबियम
लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेजुमिनस प्लांट्स। याद करिए कि राइजोबियम बैक्टीरिया लेजुमिनस प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में रहता है, सच एज बीन्स एंड पीज। अब ये जो बीन्स हैं, पीज है, पल्सेस है, ये सब क्या है? लेजुमिनस प्लांट्स है, विद विच इट हैज़ अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब इनके साथ, लेजुमिनस प्लांट्स के साथ राइजोबियम की सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा तुम मुझे कुछ दो और थोड़ा सा मैं तुम्हें कुछ दूं और साथ में मिलकर रहे, ठीक है। तो इस तरह से राइजोबियम बैक्टीरिया लेजुमिनस प्लांट के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है। लेजुमिनस प्लांट्स उसे क्या प्रोवाइड करते हैं? लेजुमिनस प्लांट्स राइजोबियम बैक्टीरिया को आसरा देते हैं, रहने की जगह देते हैं, यानी अपने रूट नोड्यूल्स प्रोवाइड करते हैं ताकि राइजोबियम बैक्टीरिया उनके साथ रह सके, ठीक है। और राइजोबियम बैक्टीरिया लेजुमिनस प्लांट्स के साथ क्या करता है? वो उनके लिए नाइट्रोजनस कंपाउंड्स बनाता है, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेता है और उसे यूजेबल कंपाउंड्स में, यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, लाइक अमोनियम, है ना। काफ़ी सारे नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं, नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करता है तो प्लांट्स उसे फिर यूज़ करते हैं और अपना प्लांट प्रोटीन बनाते हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से यूज़ नहीं कर सकते, उसे हम कंपाउंड के फॉर्म में ही यूज़ कर पाते हैं। इसलिए दोनों एक दूसरे के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। ओके, समटाइम्स नाइट्रोजन गेट्स फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग। कभी कभी क्या होता है, लाइटनिंग की वजह से भी नाइट्रोजन के कंपाउंड्स बन जाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर हाई होता है, हीट की वजह से नाइट्रोजन के कंपाउंड बन जाते हैं, लाइटनिंग की वजह से भी। बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन तुम जानते हो कि जो नाइट्रोजन का अमाउंट होता है हमारे एटमॉस्फेयर में वो कांस्टेंट रहता है, बिल्कुल। यू मे वंडर हाउ, लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन द नेक्स्ट सेक्शन। ओके, तो ये जो है ना, ये इसकी रूट नोड्यूल्स है और इसकी रूट नोड्यूल्स में ही ये जो आप छोटे छोटे से राउंड राउंड स्ट्रक्चर्स देख पा रहे हैं इसके रूट नोड्यूल्स में, यही एक्चुअली राइजोबियम बैक्टीरिया है, इसके साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है। ओके, नेक्स्ट अब हम नाइट्रोजन साइकिल देखेंगे 2.7। आवर एटमॉस्फेयर हैज़ 78% नाइट्रोजन गैस। हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत बड़े अमाउंट में, लगभग 78% नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज अ पार्ट ऑफ प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड्स एंड वाइटामिन्स। नाइट्रोजन जो है वो एक बहुत ज़्यादा एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूंट है। एसेंशियल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी, मतलब इसको होना ही चाहिए। तो बहुत ज़्यादा एसेंशियल पार्ट होता है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का एज अ पार्ट ऑफ प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन बनने में भी नाइट्रोजन यूज़ होता है, क्लोरोफिल बनने में भी नाइट्रोजन यूज़ होता है, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, इन सब के फॉर्मेशन के लिए नाइट्रोजन एसेंशियल होता है। The atmospheric nitrogen cannot be taken directly by plants and animals। अब जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है ये फ्री फॉर्म में होता है, इसको प्लांट्स और एनिमल्स डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। Certain bacteria and blue-green algae present in the soil fix nitrogen from the atmosphere and convert it into compounds of nitrogen। अब कुछ बैक्टीरिया होते हैं और ब्लू ग्रीन एल्गी, कुछ बैक्टीरिया जैसे कि राइजोबियम बैक्टीरिया हो गया और ब्लू ग्रीन एल्गी जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, जो कि फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेते हैं और उसके नाइट्रोजनस कंपाउंड बनाते हैं, जैसे कि अमोनिया हो गया। और भी कई सारे नाइट्रोजनस कंपाउंड है जैसे कि अमोनिया है, नाइट्रेट्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, ये सब नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं। ओके, Once nitrogen is converted into these usable compounds, it can be utilized by plants from the soil। एक बार नाइट्रोजन जब उसके कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाता है, ये यूजेबल फॉर्म में, यूजेबल कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर इसे प्लांट्स यूज़ कर पाते हैं, सॉइल से प्लांट्स यूज़ कर पाते हैं। ओके, थ्रू देयर रूट सिस्टम, उसके रूट सिस्टम से वो ले पाते हैं। नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड्स। और फिर ये जो नाइट्रोजनस कंपाउंड है
ठीक है, इसकी जो यूजेबल फॉर्म है ये प्लांट यूज़ करते हैं, प्लांट प्रोटीन बनाते हैं और बाकी के कंपाउंड्स बनाते हैं। एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट दीज प्रोटीन्स एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स। अब एनिमल्स जब इन प्लांट्स को खाते हैं तो उनके अंदर भी प्रोटीन्स आ जाते हैं और बाकी के जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं वो भी एनिमल्स के अंदर आ जाते हैं। When plants and animals die, bacteria and fungi present in the soil convert the nitrogenous waste into nitrogenous compounds to be used by plants again. ठीक है, जब प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं तो क्या होता है, बैक्टीरिया और फंजाई जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो उन्हें डिकम्पोज करते हैं और नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म से उन्हें सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर उसको प्लांट्स दोबारा से यूज़ कर लेते हैं क्योंकि उसमें नाइट्रोजन होता है। ठीक है, जो वेस्ट हम एक्सक्रीट करते हैं उसमें भी नाइट्रोजन होता है और जब हम मर जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे ऊपर एक्ट करते हैं तो उसमें भी नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं जो कि वापस से मिट्टी में चले जाते हैं और प्लांट्स दोबारा से यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, certain other bacteria convert some part of them to nitrogen gas which goes back into the atmosphere. As a result, the percentage of nitrogen in the atmosphere remains more or less constant. लेकिन कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे नाइट्रोजनस कंपाउंड को वापस फ्री फॉर्म में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं। राइजोबियम जैसे बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेके उसके नाइट्रोजनस कंपाउंड्स बनाते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो कि नाइट्रोजनस कंपाउंड से फ्री नाइट्रोजन बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो नाइट्रोजन है ये वापस से हमारे एटमॉस्फेयर में चला जाता है जिससे इसका अमाउंट, इसका जो परसेंटेज है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अब ये नाइट्रोजन साइकिल है, इसे आप देख लीजिएगा, मैंने आपको इस पैराग्राफ की हेल्प से पूरा एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे एनसीईआरटी के और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको बताऊंगी। ओके, थैंक यू सो मच।